भाषा विज्ञान यूजीसी नेट हिंदी में हम कर रहे हैं। आज की जो हमारी सीरीज है वो है पीवाईक्यू से संबंधित यूनिट फर्स्ट, जो कि भाषा विज्ञान आपके सिलेबस में है। आज तक जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं उन सबको हम यहाँ पर करने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, सभी के लिए, सभी की परीक्षा की दृष्टि से सभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो फास्ट रिवीजन क्लास रहेगी, इससे पहले मैं आपको कंटेंट भी करा चुकी हूँ और वन लाइनर भी बहुत सारे प्रश्न करा चुकी हूँ। तो इसको हम थोड़ा-सा फास्ट रखेंगे और इसमें आपको पहले पॉज़ करके अपना आंसर लगाना है और फिर मुझे बाद में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास में इस क्लास से आपके कितने नंबर हैं जो सही हो रहे हैं, कितने परसेंट आप कर पा रहे हो। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन-सा है? तो तत्सम तद्भव पूछे जाते हैं। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा अक्षर। ठीक है? ये वाला जो अक्षर होता है, ये वाला जो श होता है, ठीक है? ये ज़्यादातर किसमें आते हैं? अक्षर ये तत्सम में आते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? आग, बयार और पंख किसमें हैं? तद्भव शब्दों में। नहीं याद करे हैं तो अभी तक कर लेना। निम्नलिखित में से कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तो इनमें से आर्य भाषाओं में कौन कौन शामिल नहीं है? तो संस्कृत भी है, अंग्रेजी भी है, फारसी भी है, लेकिन अरबी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है, ठीक है? सेकंड का हमारा सी हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन-सा नहीं है? इस क्लास से आपको ये पता चल जाएगा कि आपका किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है? यूनिट फर्स्ट को वैसे हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसके हिसाब से आप क्वेश्चन को पॉज़ करिए, फिर देखिए आपको तत्सम तद्भव अभी याद करने हैं, आपको क्या-क्या चीज़ें याद करनी बाकी हैं, ठीक है? आगे थोड़ा-सा और डीप में क्वेश्चन मिलेंगे, थोड़ा-सा शुरुआत में सरल से कठिन की तरफ ही चलेंगे, ठीक है? तो तीसरे में हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये तद्भव तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है? तत्सम शब्द नहीं है, ये पूछ रहा है ना आपसे। आज्ञा, राय, सर्व और नहीं, राय हमारा तत्सम शब्द है, सॉरी। राय हमारा, आज्ञा हमारा क्या है? तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है? आज्ञा हमारा तत्सम शब्द नहीं है। बाकी राय, राय का आप जानते हैं जो तद्भव होता है वो राजा होता है, ठीक है? राजा होता है, राय, सर्व और स्वामी, ये सभी तत्सम शब्दों में शामिल हैं, तो इसका ए ऑप्शन लगाइएगा आप प्लीज़, ठीक है? बी नहीं है, बी सही, बी तत्सम में आता है। हिंदी की दंत ध्वनियाँ कौन-सी हैं? तो हिंदी की दंत ध्वनियाँ, स्पर्श व्यंजन मैं बता चुकी हूँ कि 1 से 25 तक 25 द होते हैं स्पर्श व्यंजन और 25 में क से लेकर के म तक आते हैं, ठीक है? और दंत ध्वनियों में हमारे कौन से आते हैं? तो त, थ, द, ध आते हैं, प, फ, ब, भ, म किसमें आते हैं? ओष्ठ में आते हैं, ठीक है? प वर्ग जो होता है वो ओष्ठ से संबंधित है और ट वर्ग किससे संबंधित है? तो ये मूर्धन्य से संबंधित है, ठीक है? मूर्धा से बोला जाता है और च, छ, ज, झ ये तालव्य से संबंधित है, तालव्य। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द रूढ़ है? रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जो जो किसी एक शब्द के लिए ही हमेशा प्रयोग होते हैं, किसी एक वस्तु के लिए, किसी एक स्थान के लिए जो हमेशा प्रयोग किए जाते हैं। जैसे घोड़ा को ही घोड़ा बोलेंगे, है ना? और ये इनके टुकड़े भी नहीं किए जा सकते और इनका कोई दूसरा अर्थ भी नहीं निकलता है। तो घोड़ा हमारा सही हो जाएगा। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार निम्नलिखित का हिंदी भाषा की उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम क्या होगा? यहाँ पर आपको शौरसेनी, नागर अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी और वर्तमान हिंदी जिनको हमने डिटेल में पढ़ लिया है, तो 6 में हमारा सही आंसर इसका भाई कौन-सा हो जाएगा? देखो जो क्रम इसमें लिख रहा है ना, शौरसेनी, नागर अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी और फिर वर्तमान हिंदी, यही हमारा क्रम है जो सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 ठीक है? एबीसीडी हमारा सही है। संविधान का अनुच्छेद है 343, इसमें संघ की राजभाषा के बारे में कौन-कौन से प्रावधान किए जा चुके हैं? किए गए हैं, ठीक है? तो ये आपको 343 से 351 तक हमारी राजभाषा के बारे में वर्णित है, भाषा के बारे में और इसको आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना है, ठीक है? मैंने पढ़ा दिया है और संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में कौन से प्रावधान हैं? तो 7 में हमारा सही कौन-सा हो जाएगा? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, बिल्कुल 343 में कहा गया है। शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का जो अंतर्राष्ट्रीय रूप है वो मान्य होगा। अंतर्राष्ट्रीय रूप कौन-सा है? 1, 2, 3, 4 जो इस तरीके से हम लिखते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय रूप है अंकों का, ठीक है? तो बी ऑप्शन भी इसमें सही है। और तीसरा, राजभाषा के बारे में राष्ट्रपिता एक आयोग का गठन करेंगे, राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे, ऐसा 343 में नहीं कहा गया। और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की भी बात नहीं होती है इसमें, ठीक है? तो ए और बी इसमें सही हो जाएगा 1 और 2 यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एकरूपता देने का प्रयास किया है? तो पाणिनि ने जो ग्रंथ लिखा है वो कौन-सा लिखा है? तो ये लिखा है अष्टाध्यायी, ठीक है? अष्टाध्यायी है पाणिनि का ग्रंथ। आगे है भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है?
तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा देश भाषा का नाम दिया है, ठीक है। अपभ्रंश को देश भाषा कहा है भरत मुनि ने। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो यह हिंदी उर्दू मिश्रित, ठीक है, हिंदी उर्दू मिश्रित है। नेक्स्ट है ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम क्या है? ब्राह्मी लिपि के विकास का मैं बार-बार आपसे बोलती हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बनता है। ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम मतलब सबसे पहले ब्राह्मी, फिर उसके बाद कौन-कौन सी इस तरह से जो किस तरह से इनका चलता है। तो राइट आंसर हमारा 11 में कौन-सा हो जाएगा? ए सही है, ब्राह्मी लिपि, फिर इसके बाद गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और देवनागरी लिपि से इसका संबंध है, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है निम्नलिखित बोलियों में से कौन-सी बोली है जो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो 12 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, मैथिली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती, जबकि अवधी, खड़ी बोली और ब्रज तीनों बोली जाती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है? तो पुरानी हिंदी जो नामकरण है, अपभ्रंश को किसने कहा है? 13वें में हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो साहित्यिक अपभ्रंश है उसको पुरानी हिंदी कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। नेक्स्ट है संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन-सी भाषा शामिल नहीं है? तो 8वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो इसमें कौन-सी भाषा है भई जो शामिल नहीं है? 14 में सही आंसर हो जाएगा हमारा भोजपुरी, ठीक है? 14 में सी सही हो जाएगा, नेपाली है, मैथिली है और डोगरी है। बिहारी की 3 बोलियाँ हैं जिसमें मैथिली, मगही और उम, मैथिली, मगही और एक और आती है, कौन-सी आती है भई बिहारी के अंदर? है ना? देख लेना, वैसे मैंने इनको बहुत ही अच्छे से पढ़ा दिया है, लेकिन बिहार वाली में हमेशा ज़्यादातर भूल जाते हैं उसको। ठीक है, भोजपुरी है। भोजपुरी संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा ये शामिल नहीं है। ठीक है, भोजपुरी शामिल नहीं है, ध्यान रख लेना। मगही, मैथिली और भोजपुरी है जो बिहारी की भाषा है, ये ध्यान रखें। किस विद्वान ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कौशली कहा है? कौन से विद्वान हैं जिन्होंने उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो कि दामोदर शर्मा का ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण और इसकी भाषा को प्राचीन कौशली कहा है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, है ना? और नहीं किया है तो और जिन्होंने कर लिया है उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। सुमेलित करना है आपको यहाँ पर 16 में ब्रज भाषा, भोजपुरी, मैथिली और अवधी यानी कि यहाँ पर नगरों के नाम दे रखे हैं और यहाँ पर भाषाओं के नाम दे रखे हैं एक तरफ, है ना? कौन से स्थानों पर बोले जाते हैं? तो इसमें वैसे कूट का आंसर है, लेकिन यहाँ पर आपको मिलान करना है। ब्रज भाषा बोला जाता है अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और भरतपुर, धौलपुर, है ना? और मथुरा, ठीक है? मथुरा, ठीक है? यहाँ तक बोला जाता है और भोजपुरी जो बोला जाता है, भोजपुरी कहाँ पर बोला जाता है? तो ये छपरा में बोला जाता है, जो कि किधर है? बिहार के अंदर है। मैथिली कहाँ पर बोला जाता है? तो मैथिली दरभंगा और अवधी सुल्तानपुर के अंदर बोला जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3, 1, 4 और 2, ठीक है? ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित ध्वनियों को उनके गुणों के साथ में सम्मिलित करना है। गुणों के साथ में सम्मिलित करना है तो क, ख, ग, घ यहाँ पर दे रखे हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए अघोष और सघोष, है ना? अ, कौन-कौन से होते हैं? महाप्राण और अल्पप्राण कौन से होते हैं, ठीक है? प्राण जो हमारे साँसों की जो वायु निकलती है ना, उसके आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं वर्ण, महाप्राण और अल्पप्राण, ठीक है? अल्पप्राण जिसमें कम समय लगता है बोलने में और महाप्राण में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। तो क हमारा किससे संबंधित है यहाँ पर 17 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? क हमारा देखो जो पहला और दूसरा जो अक्षर होता है ना, पहला और दूसरा जो वर्ण है ना? स्पर्श व्यंजन वाला, उसमें से पहला और दूसरा किसमें आता है? तो अघोष में आता है। किसमें आता है? अघोष में आता है और इसके बाद अल्पप्राण में आता है। लेकिन अल्पप्राण में तो पहला, तीसरा और चौथा आता है। अल्पप्राण में कौन-सा आता है? पहला, तीसरा और 5वां आता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? दूसरा और चौथा महाप्राण में आता है। तो अब यहाँ पर आप लगा सकते हैं पहला और दूसरा यानी कि क और ख दोनों ही किस में जाएँगे? अघोष में जाएँगे। सॉरी 1 सेकंड भई, लेकिन ये महाप्राण नहीं है, है ना? हुँ। क हमारा किस में जाएगा? अघोष तो है लेकिन ये अल्पप्राण भी है साथ में और अघोष है और महाप्राण है। जबकि ग और घ ये तीसरे और चौथे हैं और तीसरा, चौथा, 5वां जो होता है वो सघोष में जाता है। सघोष और घोष एक ही बात होता है, ठीक है? और घ इसमें से सघोष और महाप्राण है, ग जबकि घोष और अल्पप्राण है, ठीक है? घोष और सघोष एक ही चीज़ है, दोनों को याद रखना, कन्फ्यूज़ मत होना। निम्नलिखित में से कौन-सा है जो कि पश्च स्वर है ना? पश्च स्वर है, जिह्वा के आधार पर भी जो वर्ण होते हैं, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च स्वर, ठीक है? तो यहाँ पर आपको बताना है, 18वें में हमारा सही आंसर कौन-सा हो जाएगा? आ हो जाएगा, ठीक है? पश्च स्वर हमारा कौन-सा है? आ है जो हमारे सीधा कंठ से
सीधी बाहर हवा निकलती है जिसमें कोई भी बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होता, ठीक है? निम्नलिखित हिंदी भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ में सम्मिलित करना है, ये थोड़ा-सा यहाँ पर एक-दूसरे के साथ घुल-मिल गया है, लेकिन देख लेते हैं, है ना? इम्पोर्टेंट तो है। 19 में देखिए, कामता प्रसाद जो गुरु हैं, कामता प्रसाद गुरु ने लिखा है हिंदी व्याकरण, ठीक है? कामता प्रसाद गुरु का कौन-सा हिंदी व्याकरण है, आप नोट्स बना रहे हो तो लिख लेना एक जगह पर। किशोरी दास वाजपेयी ने कौन-सा लिखा है? किशोरी दास वाजपेयी का हिंदी शब्दानुशासन, ठीक? हिंदी शब्दानुशासन किसका है? तो ये किशोरी दास वाजपेयी ने लिखा है। और आगे बात करें उदय नारायण तिवारी। उदय नारायण तिवारी ने कौन-सा लिखा है? उदय नारायण तिवारी हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, है ना? उद्भव और विकास किसने लिखा है? तो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास लिखा है उदय नारायण तिवारी ने। भाषा और समाज लिखा है रामविलास शर्मा जी ने। तो इस तरह से आपका इनको मिलान करना है, ठीक है? इसको क्वेश्चन थोड़ा-सा घुल-मिल गया है। आगे देखते हैं, सुमेलित करना है यहाँ पर आपको 20 में। 20 में आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। करो, करहु, करौ या फिर करा। ये आपको मैंने कंटेंट में अच्छे से बताया था आपको जब वन लाइनर कराए थे कि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा ही बनते हैं। ठीक है? करो, करहु, करो या फिर करा। तो यहाँ पर करो, करो जो होता है ना, ये वाला आता है ब्रज में, ठीक है? और करहु, करहु किसमें आता है? ये ज़्यादातर आपने अवधी भाषा में सुना होगा। किसमें सुना है? अवधी भाषा में सुना है ना? है ना? हुँ। करऊ किसमें आएगा? अवधी भाषा में आ जाएगा। और करऊ किसमें आएगा? बांगरू में आ जाएगा, ठीक है? बांगरू में आ जाएगा, ये ध्यान रखना। सी सी पे ब्रज हो गया, ठीक है। और करऊ, करऊ किसमें आएगा? ये भोजपुरी में चला जाएगा, ठीक है? ये भोजपुरी में चला जाएगा। आकार बहुला और करऊ आ जाएगा बांगरू में, ठीक है? ये ध्यान रखना है, ये थोड़ा-सा मात्राओं का है, मात्राओं को आप याद रखना है। पहले का हो जाएगा 4 यानी कि डी। और दूसरे का कौन-सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सी का हो जाएगा फर्स्ट और डी का हो जाएगा सेकंड। ये ऑप्शन अगर आप कर पा रहे हो तो बिल्कुल आपका ठीक है। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? तो सही आंसर आ जाएगा हमारा इतिहास। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन-सा है? मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन-सा है? तो सही आंसर हमारा कौन-सा आ जाएगा? मुंडा कहाँ पर बोली जाती है? मुंडा भाषा परिवार, ये छोटा नागपुर का पठार है। आगे है निम्न शब्दों को संधि के साथ में आपको सम्मिलित करना है। संधि भी आपसे पूछी जाती है। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा देखिए आप, दीर्घ, यन, विसर्ग और व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का जो उदाहरण है वो तो है सत प्लस में आचार, ठीक है? तो कैसे लिखेंगे हम? सत प्लस में आचार आ जाएगा, ठीक है? सत प्लस में आचार आ जाएगा। तो ये तो हमारी व्यंजन संधि हो गई। और इसके अलावा निरोग जो होता है ना, नी प्लस में रोग, ठीक है? निहि यानी कि नी प्लस में रोग, ये हमारा आ जाएगा निरोग, ठीक है? और इसके बाद बात करें दीर्घाकार किसमें आएगा? दीर्घ संधि हो जाएगी। और यन संधि हो जाएगी प्रत्येक में। आगे खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने जो प्रयोग किया है वो है जनपदीय हिंदुस्तानी। नेक्स्ट है नोट, हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरण करता है। कौरवी जो नाम है वो दिया है किसने? राहुल सांकृत्यायन ने। खड़ी बोली का नाम है ये, है ना? और राजस्थानी नाम ग्रियर्सन ने दिया है। डिंगल बांकीदास, ब्रज बोली ईश्वर चंद्र गुप्त है। और बिहारी ग्रियर्सन, भोजपुरी रेमंड और मैथिली कॉल ब्रंक ने नाम दिया है। मान स्वरों की संख्या कितनी है? मान स्वरों की संख्या कितनी है? तो 25 में हमारा सही आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? तो हिंदी का पाणिनि जो है ये किसको कहते हैं भाई? ये कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है, ठीक है? हिंदी का पाणिनि किसको कहते हैं? कामता प्रसाद गुरु को कहते हैं। आगे है अंग्रेज, फ्रांसीसी, रिपोर्टाज, कूपन और कारतूस शब्द किस भाषा के हैं? अंग्रेज, फ्रांसीसी, रिपोर्टाज, कूपन और कारतूस। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। अंग्रेज जो शब्द है ना, वो फ्रेंच भाषा का है, याद रखिएगा। किस विद्वान ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कौशली कहा है? तो ये शायद हमारा दो क्वेश्चन दोबारा आ गया है। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा सुनीत कुमार चटर्जी। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो अष्टम में किया गया है, भाग 17 में। और 4 अध्याय है उसके अंदर, ठीक है? और अनुच्छेद 343 से 51 तक है। ग्रिम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा जर्मन, ठीक है? ये जर्मन भाषा की ध्वनियों से संबंधित है। आगरा का जो बोली क्षेत्र है वो कौन सा है? 31 में हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ब्रज हो जाएगा, है ना? ब्रज है ये। अलीगढ़, आगरा, हाथरस, मथुरा, भरतपुर, धौलपुर इन क्षेत्रों में बोली जाती है। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी
आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के किस वर्ग में आती है? सुनीत कुमार चटर्जी के अनुसार जो पूर्वी हिंदी है ये किस भारतीय आर्य भाषाओं के वर्ग में आती है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राच्य हो जाएगा, ठीक है? प्राच्य हो जाएगा। इनको क्रम से मैंने आपको बताया भी था। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की जो संख्या वो कितनी मानी है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 51, ठीक है? 13 स्वर माने हैं और 38 व्यंजन मानते हैं ये। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी भाषा के साथ में सम्मिलित करना है। कवितावली किस भाषा का ग्रंथ है? पृथ्वीराज रासो किसका है? पृथ्वीराज रासो किसमें आता है? पिंगल भाषा का है, ठीक है? ये पिंगल से संबंधित है। और जो कवितावली है ये किसमें है? कवितावली अवधी भाषा से संबंधित है ना? कौन कौन सा? अमीर खुसरो की पहेलियां तो आप जानते हैं किसमें? खड़ी बोली से संबंधित है ना? और कवितावली किसमें है? अवधी भाषा से संबंधित है। 34 में हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? कवितावली। कवितावली में ब्रज भाषा है ना? कवितावली ब्रज भाषा का है कवितावली, ये ध्यान रखना। और बरवे नाई का भेद अवधी भाषा का है। बरवे नाई का भेद किसका है? अवधी भाषा का है, ध्यान रखिएगा। मिला लेना एक बार इनको। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? सिंधी भाषा का विकास तो ये ब्राचर से माना जाता है। ग्रिम नियम का संबंध किससे है? ग्रिम नियम का संबंध है, ये जर्मन की भाषा से संबंधित है ग्रिम नियम। लेकिन इसका संबंध है किससे, यहाँ पर ये पूछ रहा है। 36 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वनिम विज्ञान। क्या स्वनिम विज्ञान हो जाएगा? नेक्स्ट है हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो ये हिंदी उर्दू मिश्रित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? तो अर्ध स्वर कौन से होते हैं? जो हमारे ईयर अलावा जो अंतस्थ होते हैं ना, अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो अर्ध स्वर कहे जाते हैं। तो यह हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोली का लघुत्तम रूप कौन सा है? बोली का लघुत्तम रूप कौन सा है? 39 में। तो देखिए इसमें आपको वर्ण नहीं करना है, बोली का पूछ रहा है तो व्यक्ति बोली हो जाएगा, ठीक है? व्यक्ति बोली क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले यूजीसी नेट में। निम्नलिखित में से कौन है जो द्रविड़ परिवार की भाषा है? इनमें से कौन सा द्रविड़ परिवार की भाषा है? उड़िया, बंगला, असमिया या फिर कन्नड़? तो 40 में हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? कन्नड़ हो जाएगा। ये द्रविड़ परिवार की भाषा है कन्नड़। ये कर्नाटक में बोली जाती है और कर्नाटक आप जाते हो द्रविड़ यानी कि साउथ के जो ये 5-6 राज्य हैं वो द्रविड़ से संबंधित। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? तो बनारस की जो बोली है उसको काशिका कहते हैं। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले कौन है? तो यहाँ पर हमारा देखो ऊपर मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो ये कहा है किसने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, है ना? लेकिन साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी जो कहा है वो कहा है किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है और आंसर भी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? भारोपीय परिवार की कौन सी भाषा नहीं है? तो भारोपीय परिवार के अंदर 10 भाषा परिवार आते हैं, ये ध्यान रखना है भारोपीय परिवार में। ठीक है, तो 43 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मलयालम हो जाएगा, ये इसकी भाषा नहीं है। जबकि मराठी, गुजराती और हिंदी तो आता ही, हमने पढ़ा है। बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? नहीं पूछ रहा है। बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली आता है, लेकिन बुंदेली नहीं आता। ठीक है, बुंदेली किसके अंतर्गत आती है? ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं जिसमें बुंदेली का नाम आता है। खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा जनपदीय हिंदुस्तानी। आगे है, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह, है ना, क्या होते हैं? तो ये अयोगवाह कहते हैं इनको, जो स्वरों के तुरंत बाद आते हैं। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम है? अपभ्रंश की उत्तरकालीन यानी कि अपभ्रंश की उत्तरकालीन जो अवस्था है उसका नाम है अवट। ठीक है, पाली और प्राकृत संस्कृत इससे पहले की है। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? तो 48 में हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? स्वरों की जो संख्या है अपभ्रंश में वो 8 है। ठीक है, पहले कितने स्वर थे इसमें? अपभ्रंश में केवल और केवल 8 स्वर इसमें माने गए हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा कौन सी नहीं है? पूर्व, जो हमारे पूर्वी राज्य हैं ना उनमें जो नहीं बोली जाती है वो लगा लेना। तो मराठी नहीं बोली जाती, मराठी द्रविड़ परिवार में आती है। ठीक है, द्रविड़ में क्या बल्कि ये तो पश्चिमी हिंदी की बोली है वैसे, है ना, आती है। हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, ये कथन किसका है? हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है।
तो यूरोप के लोगों जो यूरोपवासी है वही कहेगा। ग्रिगर्सन ने कहा है दोहा या दुआ किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? तो ये अपभ्रंश का लोकप्रिय छंद रहा है ना। 51 1 सेकंड 51 में ना अपभ्रंश में नहीं रहा है, सॉरी, ये प्राकृत का है ना। ये प्राकृत का है लोकप्रिय छंद दोहा या दुआ, ठीक है। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म कौन सा है? पश्चिमी हिंदी में कन्नौजी आती है लेकिन अवधी नहीं आती, ब्रज आती है लेकिन बघेली नहीं आती, और छत्तीसगढ़ी भी नहीं आती, खड़ी बोली और बुंदेली, ठीक है। अवधी, सॉरी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये जो तीन बोलियां हैं ना, ये पूर्वी हिंदी की हैं। तीन बोलियां किसकी है? पूर्वी हिंदी की हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। तो पश्चिमी हिंदी का जो विकास है ना, वो तो किससे हुआ है? स्वरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। और मागधी अपभ्रंश से बिहारी का हुआ है, और अर्धमागधी से हुआ है पूर्वी हिंदी का विकास। किसका हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। और पूर्वी से कौन सी संबंधित है? तो ये है बघेली, बघेली संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? अष्टम सूची में किसको शामिल नहीं किया गया है? तो 54 में ये 22 भाषाएं जो अब तक शामिल की गई वो सब आपको याद कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पर हमारा 54 में राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? छत्तीसगढ़ी शामिल नहीं है, ठीक है। डोगरी, मणिपुरी और मैथिली है। इनमें से कौन सी बोली है जो आकार बहुला है? आकार बहुला इनमें से कौन सी है? तो अभी हमने ऊपर भी पढ़ी थी, एक भोजपुरी तो है, ठीक है। और इसके अलावा कौन सी है 55 में? तो ये हो जाएगी खड़ी बोली, ठीक है। ये भी किसमें है? आकार बहुला है। कंठोष्ठीय ध्वनि का उदाहरण क्या है? कंठोष्ठीय ध्वनि का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा 56 में राइट आंसर हो जाएगा औ, ठीक है। जो बड़ा ओ होता है ना, औ से औरत, वो कंठोष्ठीय, कंठ और ओष्ठ दोनों से संबंधित है ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इनमें से कौन सी ध्वनि है जो संयुक्त व्यंजन है? इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ये तो संयुक्त स्वर है, ठीक है। ये संयुक्त स्वरों में आता है अ, लेकिन ट तो कुछ भी नहीं है ना, च या फिर क्य। तो 57 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 57 के अंदर संयुक्त व्यंजन आपसे पूछता है, तो ये हो जाएगा क्य, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा? क्या हो जाएगा। और ये वाला जो व्यंजन है ये द्वित्व व्यंजन में आएगा, क्योंकि दोनों एक ही व्यंजन को दो बार रिपीट किया गया है। संयुक्त में दो अलग अलग होते हैं। प्रियतन के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? प्रियतन के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो यहाँ पर हमारा 58 में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 58 में ये हो जाएगा पार्श्विक, ठीक है। ल है ये पार्श्विक है, ये ध्यान ध्यान रखना, ठीक है। और संघर्षहीन में कौन सा आता है? संघर्षहीन में कौन सा आता है? उच्छिप्त में तो आप जानते हैं, उच्छिप्त में कौन सा आता है? ड और ढ आता है, ठीक है। ये वाला आता है उच्छिप्त में। प्रकंपित में र आता है। और संघर्षहीन में कौन सा आता है? श स स आता है। स स और स ये आते हैं संघर्षहीन में। ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनमें से कौन सा युग्म है जो अघोष ध्वनि है? अघोष होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन होता है वो किस में आता है? अघोष ध्वनि में आता है। तो पहला दूसरा इनमें से कौन सा है? प और फ, ठीक है। प और फ किसमें? अघोष ध्वनि में आएगा। निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास, और अगर आपको ये अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, स्वघोष, पश्च स्वर, अग्र स्वर, ये सारी चीजें अगर नहीं आ रही है ना, तो आपको व्याकरण को पढ़ने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अच्छे से पढ़ लेना। तो वर्ण विचार वाला जो चैप्टर होता है ना, उसमें से बहुत प्रश्न बनते हैं। किस भाषा का विकास है जो सौरसेनी से हुआ है? तो सौरसेनी से हुआ है पश्चिमी हिंदी का। और पश्चिमी हिंदी से इसमें संबंधित कौन सा है? गुजराती, पंजाबी, मराठी या फिर सिंधी। तो 60 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा गुजराती का, ठीक। गुजराती से है इसका संबंध। और मराठी जो है महाराष्ट्रीय है, ठीक है। प्राकृत का समय कितना है? बार बार मैं आपको समय बताती हूँ हर क्लास में, है ना, भाषा विज्ञान की में। तो 61 में हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 61 में डी हो जाएगा 1 ईस्वी से, और 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, ठीक है। 500 ईस्वी तक किसका जो समय है वो प्राकृत का समय है। और इसमें जो ए वाला है ना, ये है पाली का समय। ये किसका है? पाली का समय है। एक 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, ये ईसा पूर्व है, ध्यान देना। 1 ईस्वी तक जब हम आगे की तरफ चलेंगे पॉजिटिव में, तो पाली आता है। और 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक आगे बढ़ेंगे तो आता है प्राकृत, ठीक है। और इसके बाद है, इसमें ईसा पूर्व दे रखा है, लेकिन 500 ईस्वी से,
ठीक है, 500 ईस्वी से 1000 तक, 1000 ईस्वी तक का जो समय है ना वो अपभ्रंश भाषा का है, और उसके बाद का जो समय है वो हिंदी का है, वर्तमान हिंदी का है। 1000 ईस्वी से अब तक जो चल रहा है। इस विद्वान ने पंचमा अक्षरों के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव दिया था। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। ठीक है, श्याम सुंदर दास हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस विकल्प में ग्रंथ और ग्रंथकार सुमेलित नहीं है? आचार्य कच्चायन, कच्चायन आप जानते हैं, कच्चायन जो है ये पाली के बहुत बड़े विद्वान है। ठीक है, पाली के विद्वान है, और वर रुचि प्राकृत के विद्वान है ना, याद रखिएगा। 63 में हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन सा सुमेलित नहीं है? अगर आचार्य कच्चायन ने लिखा है कच्चायन व्याकरण ग्रंथ, और आचार्य अज्ञवंश ने लिखा है सद्य नीति व्याकरण ग्रंथ, वर रुचि ने प्राकृत व्याकरण नहीं लिखा है, इन्होंने लिखा है प्राकृत प्रकाश। ठीक है, वर रुचि का प्राकृत प्रकाश है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा गलत है। हेमचंद्र सही है, इन्होंने लिखा था द्वाश्रय काव्य। हिंदी दिवस कब से मनाया जाता है? ये पूछ रहा है आपसे कब से मनाया जाता है। हिंदी को राजभाषा बनाने का जो प्रावधान है वो किस दिन किया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को किया गया था इस दिन। लेकिन हिंदी दिवस मनाना कब से शुरू किया गया? जरूरी तो नहीं है उसी साल से मनाया जा रहा होगा, है ना। तो 64 में हमारा सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1953 से। ठीक है, 4 साल बाद से। इस अनुच्छेद में किसी राज्य का विधानमंडल उस राज्य की भाषा हिंदी कर सकता है। राज्य के विधानमंडल को ये परमिशन दी गई है कि अगर चाहे तो वो उस राज्य की भाषा पूरी तरह से हिंदी कर सकता है। ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 45। सारे अनुच्छेदों में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या क्या नियम है, ये आपको याद करने पड़ेंगे अच्छे से। इस विद्वान ने अपने ग्रंथ में बताया है कि पंचतंत्र का अनुवाद कलीला व दीमना जवान हिंदी में है। ये 66 का सही आंसर हो जाएगा हमारा बजरोया। ठीक है, ये किसने बताया है? बजरोया ने बताया है अपने ग्रंथ में। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का वह रूप कौन सा है जिसका पाणिनि की अष्टाध्यायी में विवेचन किया गया है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर लौकिक संस्कृत। ठीक है, लौकिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत की तो बात करें, इसमें केवल और केवल वेद ही, जो वेद है, वेद उपनिषद ही लिखे गए हैं, है ना, जिनको ठीक से कोई पढ़ ही नहीं पाता, संस्कृत पूरी तरह समझ में नहीं आती। लेकिन जो रामचरितमानस, रामायण वगैरह है वो भी हमारे लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं। सही विकल्प का चयन आपको करना है, तो सबसे पहले तो वैदिक संस्कृत आता है, फिर लौकिक संस्कृत आता है, ये दोनों तो वैसे ही कट गए। ठीक है, और इसके बाद आता है पाली, और फिर प्राकृत, प्राकृत के बाद आता है अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद आता है हिंदी। कौन सी बोली है जो उदासीन आकार बहुला है? उदासीन आकार बहुला में किसका नाम आता है? तो क और ख दोनों आ जाएंगे, अवधि और बघेली दोनों ही उदासीन आकार बहुला है। नेक्स्ट है दंडी अपने प्रसिद्ध, उदासीन आकार बहुला का समझ रहे हो ना आप? उदासीन यानी कि जो आकार बहुला नहीं है ना, उदासीन है, उदासीन है आकार की तरफ से, आप जानते हो। अवधि उकार बहुला है। ठीक है, नेक्स्ट है दंडी अपने प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य दर्श में कौन सी प्राकृत भाषा को सर्वोत्कृष्ट बताया है? कौन सी प्राकृत भाषा को सर्वोत्कृष्ट बताया, सबसे उत्कृष्ट काव्य दर्श में? तो यहाँ पर हमारा 70 में सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्री। ठीक, महाराष्ट्री जो भाषा है उसमें बताया है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को भाषा कहा है? अपभ्रंश को कौन सी भाषा कहा है? तो 71 में हमारा सही आंसर हो जाएगा न की भाषा। ये देखो सारा एक एक क्वेश्चन आपका कंटेंट में आया था जब मैंने पढ़ाया था, है ना। मैंने जो कंटेंट क्लास ली थी 1000 वन लाइनर प्रश्नों के माध्यम से, है ना, वो कंटेंट ही था। अगर आप उसको पढ़ेंगे ना तो ये सारे प्रश्न आप कर ले जाओगे बिना देखें। 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत कितने भाषा परिवार हैं? 4 भौगोलिक क्षेत्र कौन से हैं? एक तो ये आपको पता होना चाहिए, और इसमें कितने भाषा परिवार है? तो 18 भाषा परिवार है ना। 4 भौगोलिक क्षेत्र कौन से हैं? अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। 4 हैं यूरेशिया, अफ्रीका, प्रशांत महासागरीय और अमेरिका भूखंड। ठीक है, ये हमने बताया था, पढ़ा है पहले। देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? तो ये अक्षरात्मक है, वर्णात्मक है, क ख दोनों बिल्कुल नहीं करना, ये अक्षरात्मक आती है। ठीक है, इसीलिए ये कठिन है। कौन भारोपीय परिवार की शाखा के अंतर्गत नहीं आती है? अल्बानी, फेल्टिक, पश्तो या फिर एटालिक? इसमें के अंतर्गत 10 भाषाएं आती हैं, और 10 भाषाएं आपको याद करनी पड़ेंगी। तो 74 में हमारा सही आंसर हो जाएगा पश्तो। ये पश्तो भारोपीय परिवार की शाखा नहीं है। गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया था? तो 75 में हमारा सही आंसर हो जाएगा 1957। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का जो गठन है 1957 ईस्वी में किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 76 में हमारा सही आंसर हो जाएगा 7 जून 1955। ठीक है, ये 55 हमारा यहाँ पर आएगा। देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले से बाद के क्रम में आपको लगाना है। ठीक है, देवनागरी लिपि का जो मानकीय भाषा मानक भाषा बनाया गया है, उसके प्रयासों में क्या कौन-कौन से प्रयास किए गए हैं? तो 77 में हमारा सही आंसर कौन-सा हो जाएगा? सबसे पहले कौन-सा आएगा इसमें? महादेव गोविंद रानड़े के सुझाव। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा, है ना? बी। और इसके बाद हमारा कौन-सा आएगा? अ, महाराष्ट्रीय साहित्य परिषद पुणे द्वारा गठित लिपि सुधार समिति, ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा, इनको पढ़ लेना क्रम से। और जो हमारा सी है काका कालेलकर की अध्यक्षता, ये आई थी तीसरे में, ये सुधार समिति तीसरे नंबर पर आता है। इसके बाद आता है आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित परिषद। पहले से बाद के क्रम में लगाना है ना? ये आता है चौथवें नंबर पर। और डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित परिषद, ये देवनागरी लिपि के मानक के प्रयास के लिए जो किए गए थे, ये आता है हमारा किस नंबर पर? पांचवें नंबर पर। पांच हो गए ना, पांचवें नंबर पर आएगा। ए सबसे बाद में आएगा। ठीक है, ए सबसे बाद में ही लिखा हुआ है सब में, आप देख लीजिए। डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित जो परिषद। अब यहाँ पे आप लगा सकते हो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है, तो दूसरा सही हो जाएगा बी डी सी ई ए। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट हो रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हिंदुई को किसने हिंदुस्तान की रोमांस की भाषा कहा है? हिंदुई को किसने हिंदुस्तान की रोमांस की भाषा कहा है 78 में? तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा गार्सा दत्त तासी। ठीक है, जो फ्रेंच विद्वान थे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947 को गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये थे आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, 31 जुलाई 1947 को इनका क्या हुआ था? देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष ये बने थे। 1947 में और 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन वाला बना था। स्वर ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है, स्वर ध्वनि के संबंध में। तो 80 में हमारा सही आंसर कौन-सा हो जाएगा? सबसे पहले इसमें आएगा उच्चारण की दृष्टि से जो मूल स्वर है वो 10 हैं। ठीक है? उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर कितने हैं? 10 हैं, ये ध्यान रखना। बी, बी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। बी, सी। मतलब सही क्या है? सही बताना है ना। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता, ये तो गलत हो गया। स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकलती है। हाँ, बिल्कुल निकलती है। अबाध यानी कि जिसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है, सी भी हमारा सही है। पर सभी स्वर अक्षरिक नहीं होते हैं, गलत है, सभी स्वर अक्षरिक हैं। मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, हस और दीर्घ। अब प्लुत नहीं होता, अगर आप ये सोच रहे हो कि प्लुत भी होता है मैम, है ना? तो प्लुत नहीं होता, उसको अब हटा दिया गया है, केवल 2 ही हैं, हस और दीर्घ। तो बी, सी और ई, है ना? बी, सी और ई सेकंड वाला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर हमारे आज की क्लास खत्म हुई। आपका एक आज की क्लास आपको कैसी लगी है, ये कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना। टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लेना, वहाँ पर आपको सबकी पीडीएफ मिल जाती है। और इसके अलावा अगर आप हिंदी साहित्य के नोट्स लेना चाहते हैं, यूजीसी नेट की हमारी कंप्लीट तैयारी चल रही है, आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो भी जुड़ सकते हैं। केवल और केवल 999 रुपए में आपको ये बैच मिल रहा है, जिसमें आपको काफ़ी कुछ करवाया जा रहा है।